पहले की तुलना में उनके विद्यालय में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। सिर्फ एक चीज बदली थी, वो थे आने जाने वाले लोग। 4 साल की जवानी एक अविस्मरणीय याद बन गई थी। पेड़ों की छांव में और घास के किनारे कुछ जूनियर चुपचाप किताबें पढ़ रहे थे। ये बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और शांत दृश्य था। ये फैन और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अतीत में लौट आए हैं। पिछले 3 सालों से जो उतावला और शोरगुल भरा जीवन उन्होंने अनुभव किया था, उससे बहुत दूर। स्नातक होने के बाद सभी अपने सपनों और जीवन में व्यस्त हो गए थे। बहुत से लोग शहर छोड़ चुके थे। ये फैन और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर ये पहली बार था जब बाकी सभी अपने अल्मा मैटर में वापस आए थे। कुछ ही दूरी पर छोटी सी झील धीरे धीरे लहरा रही थी। दृश्य अभी भी वैसा ही था। वे अभी भी स्पष्ट रूप से उदास, पतित या उत्साही लोगों को गिटार पकड़े और झील के किनारे कैंपस के लोकगीत गाते हुए याद कर सकते थे। इतने साल बीत जाने के बाद भी जब भी यह धुन बजती तो लोगों को हमेशा उस बेफिक्र और मासूम दौर की याद दिलाती। वह हल्की सी उदासी लोगों को उदास और मधुर बना सकती थी, आसानी से उनके दिलों को छू जाती थी। समय की वर्षा हमेशा अपने पीछे एक खट्टा और नाजुक स्वाद छोड़ जाती है। बस उन्हें नहीं पता था कि वे लोग अभी भी गिटार उठा सकते हैं या नहीं और गा भी सकते हैं या नहीं। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैंने एक मित्र से स्पष्ट रूप से सुना था कि वह उदास गिटार विशेषज्ञ दूसरे शहर के एक बार में स्थायी गायक था। कुछ वर्षों के बाद वह बहुत बदल गया था। क्या तुम्हें अभी भी स्कूल बैंड की बहुमुखी लंबी टांगों वाली बहन याद है? वह बहुत सुंदर और शुद्ध मुख्य गायिका थी। ऐसा कहा जाता है कि वह अब एक नाइट क्लब में शराब पी रही है। हर कोई केवल आह भर सका। स्नातक होने के बाद कई लोगों को अपने सपनों और उनके प्रभाव का सामना करना पड़ा। कभी कभी जीवन सचमुच असहाय हो जाता है, जिससे लोग निराश और भ्रमित महसूस करते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगे। इस समय लिन जिया ये फैन के पास पहुंची। उसने नीले और सफेद रंग की शिफॉन की ड्रेस पहनी थी। ड्रेस का हेम उसकी जांघों तक पहुंच रहा था, जिससे उसकी 2 पतली टांगें और भी ज्यादा गोरी और आकर्षक लग रही थी। उसने काले रंग की बैग पहनी हुई थी, जिससे उसकी कमर और भी सुंदर दिख रही थी। उसके लंबे बाल उसकी भरी हुई छाती पर खुले हुए थे, जिससे उसकी आकृति के उभार और भी उभर कर आ रहे थे। उसका चेहरा सुंदर था, त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और लाल फीनिक्स जैसी आंखें थी जिनमें एक अजीब आकर्षण था। लिन जिया के पूरे व्यक्तित्व में एक विशेष स्वभाव था। आपके पास तो कार है ही, आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मुझे आपको ये बताने का मौका कैसे मिला? क्या आप मुझे आज अपनी कार में सवारी करने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ मिस लिन जिया को गंभीरता से आमंत्रित करता हूँ। इस पर दोनों हंस पड़े। लिन जिया ने अचानक कल की बात को उठाया। हालांकि उसने हल्के से बात को टाल दिया। कल की बात के कारण उसने कुछ नहीं कहा, नहीं उसने जानबूझकर अपना रुख नीचे करके उसके करीब जाने की कोशिश की। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। लिन जिया एक बुद्धिमान महिला थी। वह जानती थी कि बहुत ज्यादा सोच समझकर काम करना अच्छी बात नहीं है। इससे वह सिर्फ बनावटी लगेगी। सीधे और स्वाभाविक तरीके से काम करना बेहतर था। ये सूक्ष्म परिवर्तन कुछ अन्य छात्रों के साथ भी हुआ। दोपहर होने को थी जब वे अपने विद्यालय से निकले। वे फूड स्ट्रीट पर पहुंचे और रेस्तरां में गए। वांग जिवेन ने ये फैन को निजी तौर पर अपनी मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। ये फैन बस मुस्कुराया और कुछ गिलास वाइन पीने चला गया। वह अभी भी कल के लोगों के साथ बैठा था। ये फैन, मैं कल नशे में था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैं आपको टोस्ट पेश करता हूँ। चीयर्स। वह पुरुष छात्र जिसने कहा कि उसकी मंगेतर किसी बैंक अधिकारी की भतीजी है, कल ये फैन को उपदेश दे रहा था। हालांकि आज उसने अपना रुख नीचे किया और कल की बात को समझाने की पूरी कोशिश की। जिस छात्रा ने कहा था कि उसके पति को कंपनी में उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसने भी कल से अपना रवैया बदल लिया और ये फैन के प्रति विनम्र हो गई। आओ आओ आओ, चलो सब अपने गिलास उठाएं। कल की तुलना में आज ये फैन की मेज पर ज्यादा चहल पहल थी। लोग लगातार गिलास टकराते रहते थे और बीच बीच में दूसरी मेजों से लोग टोस्ट करने के लिए आ जाते थे। स्वाभाविक रूप से ये फैन मना नहीं कर सका। उसने बार बार दूसरों के साथ गिलास टकराए और यहाँ तक कि वांग जिवेन की मेज से आने वालों के साथ भी एक गिलास पिया। लियू युंजी बहुत शांत था। हालांकि कल वह बहुत शर्मिंदा था, लेकिन आज वह बिना किसी लहर के एक पुराने कुएं की तरह था। उसके चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कल रात मुझे समुद्र के उस पार से एक फोन आया। वक्ता झो ही था, जो एक बहुत ही सभ्य युवक था। ऐसी अफवाह थी कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। ये बात अब उसके सहपाठियों के बीच कोई रहस्य नहीं रह गई थी। कल वांग जिवेन विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए समुद्र पर ब्राइट मून सिटी के बाहर इंतजार कर रहे थे। सभी लोग रुककर झो ही को देखने लगे। चाहे वह स्कूल में था या अब, वह हमेशा बहुत सहज रहा था और उसने कभी लोगों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह घमंडी है। झो ही ने एक खबर सुनाई। समुद्र की दूसरी ओर पढ़ने वाले उसके 3 सहपाठी पहले ही घर लौटने के लिए निकल चुके थे। इस पर तुरंत ही वहां मौजूद छात्रों में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। स्नातक होने के बाद हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। जीवन में हर किसी का अपना रास्ता होता है। एक साथ इकट्ठा होना आसान नहीं है। जब हम फिर मिलेंगे तो शायद हम सभी माता पिता बन चुके होंगे। कौन जानता है तब तक कितने साल बीत चुके होंगे। विदेश में पढ़ रहे मेरे 3 सहपाठी घर लौट रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस सभा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। ये फान गाड़ी चलाकर घर आया और एक कप हल्की हरी चाय बनाई। वह चुपचाप खिड़की के बाहर गुलर के पेड़ को देखता रहा और कुछ पुरानी घटनाओं के बारे में सोचता रहा। वे लोग जिन्हें वह भूल गया था, वे पदचिह्न जो उसे छोड़ गए थे, और धीरे धीरे लुप्त होती सड़क, ये सब उसके सामने धीरे धीरे गिरते गुलर के पत्तों की तरह थे। ली जियाउन। ये नाम बहुत समय से ये फैन की याददाश्त से मिट चुका था। जब ली शियाओ ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया तो वह महासागर की दूसरी ओर अध्ययन करने चली गई।
पहले कुछ महीनों में दोनों अभी भी बहुत करीब थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच ईमेल और फोन कॉल धीरे धीरे कम होते गए और अंततः उन्होंने पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया। ये कहने के बजाय कि उन्होंने सागर के पार एक दूसरे को देखा, ये कहना बेहतर होगा कि वे सागर के पार एक दूसरे को भूल गए थे। एक रिश्ता जिसे उसके दोस्तों ने पसंद नहीं किया था, उम्मीद के मुताबिक खत्म हो गया। आज उसे झो ही से पता चला कि शियाओन घर लौटने वाला था। जब ये फैन ने पहली बार नाम सुना तो ये थोड़ा अपरिचित था। पीछे मुड़कर देखे तो पहले से ही 2 साल से अधिक समय हो चुका था। माउंट ताई के दौरे के लिए सभा का समय बढ़ा दिया गया था। सारा खर्च वांग ज़िवेन, झोही और अन्य लोगों ने उठाया। आम लोगों के लिए यह एक भारी खर्च हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये कुछ भी नहीं था। 3 दिन बाद ये फैन ने एक बार फिर माउंट ताई के तल पर उस परिचित आकृति को देखा। 3 साल बीत चुके थे और ली ज़ियाओन अभी भी सुंदर था और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वह 170 सेंटीमीटर लंबी थी और उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह पतली और सुंदर दिख रही थी। वह साधारण कपड़े पहने हुए थी। उसने घुटनों से ऊपर तक की शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरत टांगें गोरी और पतली थी और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एक कार्टून छपा हुआ था। ली शियाओन निस्संदेह बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा गोरी और नाजुक थी और उसकी आंखें लंबी पलकों के साथ बड़ी थी। वह बहुत जीवंत दिखती थी। वह दिखावटी नहीं थी, लेकिन वह बहुत आत्मविश्वासी थी। वह अपने आसपास के छात्रों से शांति से बात कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से ध्यान का केंद्र बन गई थी, लेकिन उसने लोगों को अपनेपन का एहसास भी कराया। ली शियाओन के बगल में एक लंबा युवक था। परिचय के अनुसार वह अमेरिका से उसका सहपाठी था। एशियाई लोगों के नर्म और चिकने चेहरों की तुलना में उसका चेहरा एक विशिष्ट पश्चिमी चेहरा था। ये बहुत त्रिआयामी था, जिसमें ऊंची नाक का पुल, थोड़ी धसी हुई नीली आंखें और थोड़े घुंघराले सुनहरे बाल थे। पश्चिमी लोगों की नजर में वह बहुत सुंदर था। नमस्ते, मैं कैड हूँ। मैं माउंट ताई के लिए तरस रहा था। मैं आखिरकार इसे देख सकता हूँ। यद्यपि कैड नाम का यह अमेरिकी युवक बहुत धारा प्रवाह नहीं था, फिर भी वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में सक्षम था। उसके सामने विदेश से पढ़ाई करके लौटे अन्य 2 छात्र काफी समय से उत्साही लोगों से घिरे हुए थे और उनसे महासागर की दूसरी ओर उनके जीवन और पढ़ाई के बारे में पूछा जा रहा था। 3 साल बाद ये फैन ने ली शियाओन को फिर से देखा। ऐसा लगा जैसे समय बदल गया है और समय बीत गया है। दोनों शांत थे और एक दूसरे का विनम्रता से अभिवादन कर रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के बाद कोई खुशी नहीं थी, केवल शांति थी और उदासीनता का एक संकेत भी था। वे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे और धीरे से एक दूसरे को टाल देते थे। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती थी। इसका एक नतीजा ये होता था कि चुप्पी छा जाती थी।